प्यारे बच्चों, आज हम तृतीय वर्ष राजनीति विज्ञान के प्रथम पेपर के आदर्शवाद की प्रमुख मान्यताओं पर चर्चा करेंगे, जिसमें विशेष रूप से इसके सामान्य विशेषताओं का जो आदर्शवादियों में आपसी सहमति से पाई गई हैं उस पर हमारा फोकस रहेगा। आदर्शवाद की सुदीर्घ परंपराओं में, जिसका प्रतिनिधित्व प्लेटो, अरस्तु, कांट, हीगल, ग्रीन व बोसांग के सदृश महान दार्शनिक करते हैं, इसके विविध तत्वों पर पूर्ण मतैक्य की खोज करना एक निरर्थक प्रयत्न ही प्रमाणित होगा। प्रत्येक दार्शनिक अपने समाज की मान्यताओं और परिस्थितियों से प्रभावित होता है। फलतः यूनान, जर्मनी और इंग्लैंड को केंद्र बनाकर विकसित होने वाली आदर्शवादी विचारधाराओं में विविधता का अंतर विरोध उपस्थित होना स्वाभाविक है। जर्मन व ब्रिटिश समाज के सामाजिक राजनीतिक मूल्यों में तात्विक अंतर है, जिसके कारण ब्रिटिश आदर्शवादी मुख्यतः ग्रीन जर्मन के आदर्शवादी विचारकों से अलग दिखाई देते हैं। तो इस वस्तु स्थिति के कारण हम इन विचारकों के राजनीतिक चिंतन को प्रारंभ में ही प्रस्तुत कर चुके हैं और उन सब में जो एक विशेषताएं, सामान्य विशेषताओं का जो वर्णन किया जा सकता है, जिन पर अधिकांश आदर्शवादियों में सहमति है, उस पर हम आज चर्चा करेंगे। तो इसमें नंबर 1 जो विशेषता है वो है राज्य एक आवश्यक अच्छाई है। व्यक्तिवादियों ने राज्य को आवश्यक बुराई के रूप में देखा, किंतु आदर्शवादियों के लिए राज्य एक अपरिहार्य इच्छा है। राज्य ही वह संस्था है जो उस आवश्यक वातावरण का निर्माण करती है जिसमें व्यक्ति अपने अधिकार व स्वतंत्रताओं का उपयोग करने में सक्षम होते हैं। राज्य के अभाव में किसी स्वतंत्रता या अधिकार की कल्पना नहीं की जा सकती, जो कि व्यक्ति के नैतिक विकास के लिए स्वतंत्रता व अधिकार आवश्यक है। अतः यह कहा जा सकता है कि राज्य व्यक्तियों के नैतिक उन्नति के लिए अनिवार्य है। सेकंड पॉइंट है, राज्य एक प्राकृतिक संस्था है। आदर्शवादियों के दृष्टिकोण में राज्य न केवल आवश्यक है बल्कि प्राकृतिक भी है। प्राचीन यूनान की सोफिस्ट विचारधारा राज्य को अप्राकृतिक संस्था मानती है। कालांतर में सामाजिक समझौतावादियों ने प्राकृतिक अवस्था के अवधारणा के आधार पर प्रतिपादित किया कि राज्य एक कृत्रिम संस्था है जिसका निर्माण प्राकृतिक अवस्था की असुविधाओं से बचने के लिए व्यक्ति के द्वारा सामाजिक समझौते से हुआ है। यदि कांट को अपवाद के रूप में स्वीकार कर ले तो कहा जा सकता है कि आदर्शवाद सामाजिक समझौता सिद्धांत को कल्पना मानता है और राज्य व्यक्ति के स्वभाव में ही अंतर्निहित है। जिन अर्थों में स्वयं व्यक्ति प्राकृतिक है, उसी अर्थ में राज्य भी स्वाभाविक है या कोई बाहरी या कृत्रिम संस्था नहीं है, बल्कि व्यक्तियों की आंतरिक मनोवृत्ति की अभिव्यक्ति है। थर्ड नंबर पर, राज्य एक नैतिक संस्था है। आदर्शवाद राज्य को एक नैतिक संस्था के रूप में देखते हैं। अरस्तु के अनुसार राज्य एक ऐसी नैसर्गिक संस्था है जिसके नैतिक निर्देशन में ही व्यक्ति अपनी पूर्णता को प्राप्त कर सकता है। सद्जीवन अर्थात बौद्धिक और नैतिक आत्मनिर्भरता ही व्यक्ति का अंतिम लक्ष्य है। राज्य इस लक्ष्य की प्राप्ति का सूत्र है। इसके बाद में 4th नंबर पे, राज्य एक सावयव है। प्लेटो, अरस्तु से लेकर बोसांके तक ने राज्य को एक सजीव प्राणी या सावयव के रूप में परिभाषित करने का प्रयास किया है। प्लेटो ने आत्मा के 3 तत्वों के आधार पर राज्य के विकास की व्याख्या करते हुए कहा है कि राज्य व्यक्ति के विशाल स्वरूप के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। अरस्तु ने राज्य के सावयव सिद्धांत का व्यवस्थित व व्यापक रूप में प्रतिपादन किया है। उनके अनुसार जिस प्रकार एक चैतन्य प्राणी पूर्वी पूर्ण के विभिन्न अंग होते हैं,
और ये अंग संपूर्ण के पूरक के रूप में कार्य करते हैं। उसी प्रकार आज भी एक सजीव प्राणी है जिसके अंग अनेक अंग हैं तथा वे विविध अंग अपने अस्तित्व व परिभाषा के लिए संपूर्ण पर निर्भर करते हैं। दूसरे शब्दों में राज एक साव्याव है और व्यक्ति उसका अंग है, ऑर्गन है। 5th नंबर पे राज्य, समाज और राज्य के हित समान है। राज्य के अलग व्यक्तित्व व अस्मिता का तात्पर्य नहीं है कि व्यक्ति व राज्य के हितों में किसी प्रकार का विरोध होता है। इस तर्क के द्वारा आदर्शवादियों का उद्देश्य व्यक्ति की तुलना में राज्य की महत्वता को स्थापित करना है। अन्यथा व्यक्ति व राज्य का लक्ष्य एक ही है और यह समानता इस सीमा तक है कि हीगल के अनुसार इतिहास की दृष्टि से राज्य ही व्यक्ति है। वास्तव में व्यक्ति व राज्य दोनों का ही विकास न केवल एक तत्व यानी चेतना से हुआ है, बल्कि राज्य के आगमन का मूल कारण ही व्यक्ति के आदर्श लक्ष्य, आइडियल ऑब्जेक्टिव्स, सद्जीवन, गुड लाइफ की प्राप्ति करना। अतः तात्विक दृष्टि से व्यक्ति व राज्य का अंतिम ध्येय एक व समान है। तार्किक आधार पर भी यह अभेदत्व स्वयं सिद्ध है, क्योंकि रूसो, हीगल, ग्रीन, बोसांकी के अनुसार राज्य व्यक्तियों की वास्तविक इच्छाओं की ही अभिव्यक्ति है। 6ठे नंबर पे आदर्शवादियों का राज्य साधन नहीं है बल्कि एक साध्य है। उनके विचार में राज्य को वो स्वयं एक साध्य है ऐसा मानते हैं। यह किसी अन्य साध्य की उपलब्धि का कोई साधन नहीं है। साध्य साधन का यह प्रश्न वस्तुतः राज्य व्यक्ति संबंधों की व्याख्या करता है। व्यक्तिवादियों ने व्यक्ति की गरिमा को स्थापित करते हुए इस बात पर बल दिया है कि राज्य विवेक संपन्न व्यक्तियों के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए एक साधन है। इसके बाद स्टूडेंट्स हम 7th पॉइंट पर आते हैं और वह है आदर्शवाद का सकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थन करता है। स्वतंत्रता के संदर्भ में 2 सिद्धांत प्रचलित हैं। जब व्यक्ति की स्वतंत्रता व राज्य के हस्तक्षेप को अंतर्विरोध मान कर राज्य को न्यूनतम कार्य क्षेत्र सौंपने की वकालत की जाती है तो इस दृष्टिकोण को स्वतंत्रता का नकारात्मक सिद्धांत कहा जाता है। वहीं स्टूडेंट आदर्शवादी चिंतन की परंपरा सकारात्मक स्वतंत्रता में विश्वास करती है, जिसका निहितार्थ है कि व्यक्ति की वास्तविक स्वतंत्रता राज्य की अधीनता में अंतर्निहित है। ऐसा नहीं है कि आदर्शवादी व्यक्ति की स्वतंत्रता की महत्वता और आवश्यकता की उपेक्षा करते हैं। इसके बाद हम 8वें पॉइंट पे आते हैं और वह है राज्य सर्वशक्तिमान है। राज्य न केवल सर्वोच्च संगठन है बल्कि शक्तिशाली भी है। हीगल के अनुसार राज्य ही संपूर्ण आध्यात्मिक और भौतिक जीवन का केंद्र है। समाज में अनेक समुदाय व संस्थाओं का अस्तित्व होता है, किंतु राज्य रूपी संस्था व्यक्ति के संदर्भ में अन्य सभी संस्थाओं से अलग है। वह व्यक्ति व उसके द्वारा संगठित समस्त संस्थाओं का अंतिम भौतिक शक्ति का प्रयोग करता है। यद्यपि हीगल यह स्वीकार करते हैं कि जिन संस्थाओं या अधिकारों पर नागरिक समाज के आर्थिक क्रियाकलाप निर्भर करते हैं उनका राज्य द्वारा उन्मूलन नहीं किया जा सकता, लेकिन इन संस्थाओं के ऊपर राज्य की नियामक शक्ति निरपेक्ष होती है और इस शक्ति का प्रयोग वह राष्ट्रीय सीमाओं के भीतर व अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अपनी इच्छा और आवश्यकता के अनुसार स्वतंत्र होकर के कर सकता है। 9वां पॉइंट है राज्य का आधार शक्ति नहीं इच्छा है। ऑयस्टीन द्वारा प्रतिपादित संप्रभुता की अवधारणा में 2 बातों पर बल दिया गया जाता है, निश्चित मानवीय प्रधान और संप्रभु के आदेशों का स्वभावतः पालन। इस संप्रभु या शासक के आदेशों का पालन लोग दंड के भय से करते हैं। राज्य भौतिक शक्ति का प्रतिबिंब है। हीगल भी कहते हैं कि राज्य शक्ति है। इसके बावजूद रूसो की सामान्य इच्छा का सिद्धांत जर्मन और ब्रिटिश आदर्शवादियों पर इतना अधिक प्रभावी है कि वे ऑयस्टीन के संप्रभुता सिद्धांत को स्वीकार नहीं
कर सके। राज्य की शक्ति को निरंकुश व निरपेक्ष घोषित करने वाले हीगल और बोसांके ने भी सामान्य इच्छा के सिद्धांत को स्वीकार किया है, किंतु निश्चित रूप से ग्रीन ने सर्वाधिक प्रबल तरीके से इस धारणा का प्रतिपादन किया है कि इच्छा ही राज्य का आधार है। व्यक्ति की इच्छा के दो रूप हैं, यथार्थ इच्छा और वास्तविक इच्छा। समाज के समस्त सदस्यों की वास्तविक इच्छाएं सामूहिक रूप से सामान्य इच्छा के रूप में ही अभिव्यक्त होती हैं और राज्य इसी सामान्य इच्छा का मूर्तिमान स्वरूप है। इस प्रकार बच्चों, हमने आदर्शवाद के जो प्रमुख विशेषताएं थी 9, उसके बारे में हमने चर्चा की और अब इसका हम मूल्यांकन करेंगे। 18वीं शताब्दी में व्यक्तिवाद को ने मध्ययुगीन नियंत्रण की जंजीरों को ध्वस्त करते हुए व्यक्ति की गरिमा को स्थापित किया था, किंतु इस प्रक्रिया में राज हाशिए पर चला गया। व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के संदर्भ में राज्य को एक प्रतिगामी शक्ति के रूप में स्वीकार किया गया। आधुनिक आदर्शवाद का सर्वाधिक उल्लेखनीय अनुदान यह है कि इसने एक बार पुनः राज्य की महत्वता को स्थापित किया। चतुर्थ शताब्दी ईसा पूर्व में प्लेटो व अरस्तु ने राज्य को सजीवन के लिए अपरिहार्य माना था, परंतु व्यक्तिवादियों ने राज्य को ही व्यक्ति व समाज का सबसे प्रबल विरोधी तत्व कहा है। आधुनिक आदर्शवाद प्राचीन यूनानी राजनीतिक चिंतन की आदर्शवादी व नैतिक मान्यताओं को आगे बढ़ाता है, राज्य को व्यक्ति के लिए शुभ व अनिवार्य घोषित करता है। आज के व्याख्यान के द्वारा में ये संपन्न हुआ।